हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन सी लैंग्वेज के अंदर जो लास्ट पढ़ा था उसके बाद का टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए लास्ट में अपन ने क्या पढ़ा था, एल्गोरिथम के जो टाइप्स थे उनके बारे में, इम्प्लीमेंटेशन। एल्गोरिथम का अपन ने इम्प्लीमेंटेशन पढ़ा था कि किस तरीके से अपन इसको लागू करते हैं। अब देखो अपन इस टॉपिक को और ज़्यादा डिस्कस करते हैं डीपली। मैंने बताया था कि इम्प्लीमेंटेशन के 4 तरीके होते हैं अपने पास। कौन कौन से 4 तरीके थे? एक था अपना सीक्वेंशियल, जो सबसे इम्पोर्टेंट, अपन यूँ कहते हैं कि सबसे साधारण और सबसे इम्पोर्टेंट, जिससे शुरुआत होती है अपनी, जिससे अपन शुरू करते हैं कि किस तरीके की एल्गोरिथम या कैसे अपन लॉजिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकंड जो अपन केस पढ़ रहे थे वो अपना था कंडीशनल। ये इसकी तुलना में थोड़ा सा लॉजिकल होता है। इस प्रकार के जो लॉजिक्स हैं वो काफ़ी पूछे जाते हैं, काफ़ी यूज किए जाते हैं। थर्ड जो अपना कॉन्सेप्ट आया वो होता है लूपिंग, या जिसको अपन रिपीटिंग भी बोलते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट है अपना। इसके अंदर अपन जो काम करते हैं वो एक काम को बार बार रिपीट करना। इसको अपन बोलते हैं प्रोग्रामिंग की भाषा में इट इज़ मोस्ट लॉजिकल स्टेटमेंट ऑफ प्रोग्रामिंग, और वी कैन से इट इज़ मोस्ट लॉजिकल स्टेटमेंट टू रिप्रेजेंट एनी लॉजिक्स। एंड लास्ट वन इज जंपिंग। अंतिम प्रकार की जो स्टेटमेंट होती है वो जंपिंग कहलाती है। अपन लास्ट लेक्चर तक ये पढ़ चुके हैं। सीक्वेंशियल मतलब साधारण जितनी भी स्टेटमेंट है उनको अगर अपने को रन करना है तो अपन इस प्रकार के लॉजिक्स का यूज करेंगे जो बिल्कुल सीक्वेंस के अंदर चलते हैं। सीक्वेंस का मतलब अपने पास 4 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं जिनसे अपन लॉजिक या एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट करते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला काम अपन मेमोरी स्पेस डिफाइन करते हैं कि उस काम को करने के लिए कितनी मेमोरी चाहिए। फिर अपन क्या इनपुट देंगे वो डिफाइन करेंगे, क्या प्रोसेसिंग होगी और क्या आउटपुट आएगी। ये 4 चीज़ें अपन एक तरीके से स्पेसिफाइड करते हैं। इन 4 चीज़ों को अपन लॉजिकली रूप से एक ही सीक्वेंस के अंदर यदि रिप्रेजेंट करते हैं तो वो स्टेटमेंट अपनी लॉजिकल स्टेटमेंट्स के रूप में कहलाती है सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स। आज अपन इससे आगे बढ़ते हैं, अपन इस कैटेगरी की तरफ जाते हैं। अगर अपन प्रोग्रामिंग की बात करें तो ये जो 2 पार्ट हैं, ये वाला और ये वाला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रोग्रामिंग सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अपन ये वाला केस शुरू करेंगे तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अपने को पूरा डीपली समझना है इसके बारे में। कंडीशनल स्टेटमेंट्स या कंडीशनल लॉजिक्स क्या होते हैं? इस पूरे पार्ट को अपन एक्सप्लेन करने वाले हैं। देखिए कंडीशनल का मतलब क्या होता है, नाम से स्पष्ट हो रही है एक चीज। कंडीशंस का मतलब होता है शर्त, यानी कि यहां अपन कुछ न कुछ ऐसा करेंगे जो अपना नॉर्मल सीक्वेंस था। सीक्वेंशियल स्टेटमेंट अपन ने कहा कि इस तरीके से रन करती है, मेमोरी स्पेस, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, इस प्रकार से रन करती थी। ये तो हो गया बिल्कुल एक सिंपल तरीका, एक सिंपल सीक्वेंस, एक सिंपल क्रम हो गया कि सबसे पहले अपने को मेमोरी स्पेस डिफाइन करना है, फिर अपने को इनपुट करना है, फिर प्रोसेसिंग करना है, लास्ट अपने को आउटपुट करना है। अब अपन इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अपन चलते हैं कंडीशनल लॉजिक्स की तरफ। कंडीशनल लॉजिक्स में क्या होगा? मेमोरी स्पेस, इनपुट, यहाँ तक बिल्कुल आइडेंटिकल रहेगा, इसी के समान रहेगा जो सीक्वेंशियल में था। यहाँ आने के बाद जब प्रोसेसिंग शुरू होती है, इसके बाद अपने पास ब्रांचिंग्स बनेंगी। ब्रांच का मतलब होता है कि अपन 1, 2 या इस तरीके से कितनी भी, ये डॉट 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 का मतलब होता है कि अपन कितने भी इम्प्लीमेंटेशन दे सकते हैं और उसी के बेस पर आउटपुट आएगा। वो भी अपना क्या होगा, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि अपन जो फ्लो यूज कर रहे हैं वो यदि एक न होकर यहाँ जाकर अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड हो, अलग अलग ब्रांचेज के अंदर डिवाइड हो, या बिल्कुल अपन साधारण भाषा में कहें कि अलग अलग आउटपुट आने की संभावनाएं रहती हो, तो अपन लॉजिक जो इम्प्लीमेंट करते हैं उनको बोलते हैं कंडीशनल लॉजिक्स। अब ये कंडीशनल लॉजिक्स अप्लाई अपन कैसे करते हैं, लिखने का तरीका क्या होगा, या किस तरीके से अपन सी लैंग्वेज के अंदर इसका यूज करेंगे या एल्गोरिथम में यूज करेंगे, ये अपने को आज डिस्कस करना है। एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि अपन सीक्वेंस को यहाँ पर प्रोसेसिंग के टाइम तोड़ रहे हैं और उसको
डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं, अलग अलग पार्ट्स के अंदर अपन डिवाइड कर रहे हैं। कितने भी पार्ट्स अपन बना सकते हैं, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि अपने को कितने पार्ट्स बनाने हैं, या अपन ये दूसरे शब्दों में कहें कि लॉजिक के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने प्रकार के अपने आउटपुट आने की संभावनाएं हैं। अब अपन इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, हर एक चीज समझने वाली है, अपन एक भी टॉपिक को बीच में छोड़ नहीं सकते हैं, हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप चलेगी। तो यहाँ अपने पास ये तो क्लियर हो गया कि अपने पास ब्रांचेज बनेंगी। ब्रांचेज का मतलब अलग अलग शाखाएं बनेंगी। उन शाखाओं में अपन क्या यूज करेंगे, या उन शाखाओं में जो अपन अलग अलग आउटपुट देंगे वो कैसे देंगे, वो समझने के लिए अपने पास कंडीशनल लॉजिक्स हैं। वैसे अपन ने एल्गोरिथम के जो नोटेशन रूल्स पढ़े थे, मतलब कि एल्गोरिथम कैसे अपन लिखते हैं, उनमें एक चीज़ पढ़ी थी कि अपने पास एक प्रकार की स्टेटमेंट होती है जिनको अपन बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स, जो अपन ने 4 तरीके की मोस्टली पढ़ी थी। इफ बड़े अक्षरों में लिखते हैं, सेकंड पढ़ी थी अपन ने इफ डॉट 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 एल्स, थर्ड अपन ने पढ़ा था इफ डॉट 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 एल्स इफ, और लास्ट अपन ने पढ़ा था स्विच केस। ये अपन ने 4 प्रकार की स्टेटमेंट्स पढ़ी है। अब ये 4 प्रकार की स्टेटमेंट्स कैसे कैसे रन होती है, अपन ने अभी अभी डिस्कस किया कि ब्रांचेज बनती हैं। यदि अपने प्रोग्राम के लॉजिक में, प्रोसेसिंग में एक ही ब्रांच अलग बने, मतलब जो नॉर्मल अपना सीक्वेंस चल रहा था, जैसे कि ये चल रहा था, यहां से सिर्फ एक ही अलग ब्रांच बने, तो अपन उसको बोलते हैं सिंपल इफ, या वो वाला लॉजिक अपना जिसकी सहायता से इंप्लीमेंट होता है वो कहलाता है इफ। जब अपने पास 2 ब्रांचेज बनती हैं, या अपन 2 ब्रांचेज से इंप्लीमेंटेशन करते हैं, तब अपना जो केस होगा वो कहलाएगा इफ एल्स। यदि 2 से ज्यादा बनती है, जिसको अपन बोलते हैं मल्टीपल, कितनी भी हो सकती हैं, 2, 3, 4, 5, 6, जितनी भी अपन चाहें, या जितनी भी अपना लॉजिक अपने को रिप्रेजेंट करवा रहा है, तो उनको अपन बोलते हैं मल्टीपल कंडीशंस। यदि अपने को एक ही कंडीशन इंप्लीमेंट करनी हो तो अपन इफ का यूज करेंगे। यदि अपने को 2 कंडीशंस अप्लाई करनी हो, या अपन कहें कि 2 रिजल्ट आ सकते हो, 2 आउटपुट आने की संभावनाएं रहती हो, तो अपन इफ एल्स का यूज करते हैं। यदि अपने पास 2 से ज्यादा आ सकते हैं, तब आपके पास चॉइस है, आइदर वी कैन यूज इफ एल्स इफ और वी कैन यूज स्विच केस। यहां भी मैं आपको थोड़ा सा और डिफाइन कर देता हूं पर्टिकुलरली, कि यदि अपने पास कंडीशंस की लेयर बनती है, लेयर का मतलब होता है परत बनती है, तो अपन इफ एल्स इफ यूज करेंगे। और यदि अपने पास अलग अलग केसेज बनते हैं, मतलब आउटपुट अपनी लेयर्स में नहीं आ रही है, अलग अलग केसेस के अंदर आ रही है, मतलब वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है, केस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तब अपन स्विच केस यूज करते हैं। वैसे ये सारी चीजें प्रैक्टिकली समझनी पड़ेंगी अपने को। तो आज अपन शुरू करते हैं इफ वाले पार्ट से, या अपन सिंपल यूं कहें कि इस कंडीशनल स्टेटमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इफ या इफ एल्स, इन दोनों से शुरू करते हैं। देखिए, बिल्कुल सिंपल सी बात है, कंडीशनल जो लॉजिक होंगे वो कंडीशंस की सहायता से अप्लाई होंगे, शर्त की सहायता से अप्लाई होंगे। अब शर्त की सहायता से अपन कैसे अप्लाई कर सकते हैं इनको, अपने को एक कंडीशन लिखनी पड़ेगी। जैसे कोई भी कंडीशन है, मैं इसका एक एग्जांपल लेके चलता हूं, अपन एग्जांपल की सहायता से इसको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि अपने पास 2 संख्याएं हैं, या अपन यूं कहें कि अपन कंप्यूटर सिस्टम को 2 नंबर्स देते हैं। एक नंबर सपोज मैंने ए में स्टोर कर लिया, दूसरा नंबर सपोज मैंने बी में स्टोर कर लिया। अब इन दोनों में से जो बड़ी संख्या है उसको अपने को प्रिंट करवाना है। अपने को ये नहीं पता है कि इन दोनों में से बड़ी संख्या है कौन सी, लेकिन अपना काम यही है, अपना लॉजिक यही है कि अपन इन दोनों में से बड़ी संख्या को प्रिंट करवाएं। अब वो करवाएंगे कैसे, उसके लिए कैसे लॉजिक लिखा जाएगा। अब इस चीज़ को अपन पहले रफ, जैसे मैंने बताया था कि अपने को रफली डिफाइन करना है। क्वेश्चन में एक बार फिर आपको बता देता हूँ। देखिए, जब अपन प्रोग्रामिंग की या लॉजिक की बात करते हैं तो एक चीज़ अपने दिमाग में डाल लीजिए कि अपने को हमेशा समस्या को सबसे अच्छे तरीके से समझना है। समस्या का मतलब अपन किसका लॉजिक बनाने जा रहे हैं। अपनी समस्या क्या है कि अपने पास 2 नंबर्स आएंगे, अपन 2 नंबर्स कंप्यूटर सिस्टम को देंगे, या 2 नंबर्स को अपन कंप्यूटर सिस्टम को इनपुट के रूप में देंगे। उन दोनों संख्याओं में से जो बड़ी संख्या है वो अपने को वापस आउटपुट के रूप में मिले, वापस अपने को रिजल्ट के रूप में मिले, वो अपने को काम करना है, या उसका अपने को लॉजिक बनाना है। अब जैसे अपन हमेशा की तरह सोचते हैं
सबसे पहला काम अपने को हर एक काम को टुकड़ों में तोड़ना है लॉजिक को। सबसे पहला काम अपन आगे नहीं बढ़ेंगे, अपन सिर्फ ये सोचेंगे कि इस काम को करने के लिए कितने मेमोरी स्पेस चाहिए। जैसे अपने को 2 नंबर्स को जोड़ने थे, तो 2 नंबर्स को जोड़ने के लिए मैं आपको बोलूं तो आपने हमेशा आप लिखते हैं कि अपने को 3 नंबर चाहिए थे। एक बार बता रहा हूं मैं, ए, बी और सी सपोज अपन ने ले लिए। क्यों लेते थे अपन? ए फर्स्ट नंबर, बी सेकंड नंबर और सी जिसमें अपना रिजल्ट आता था, मतलब जो अपन रिजल्ट के रूप में स्टोर करते थे। जैसे मैंने ए में वैल्यू डाली 10, बी में वैल्यू डाली 20, तो रिजल्ट अपना आ गया 30। तो इस वजह से अपन 3 स्पेस लेते थे। यहाँ अपने को क्या काम करना है? 2 संख्याएं, उन दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या प्रिंट करनी है। उसके लिए कितने मेमोरी स्पेस लेंगे? आपके दिमाग में जो बात आती है वो यही होगी कि अपन 3 मेमोरी स्पेस लेंगे, लेकिन अपन 3 नहीं लेंगे, क्योंकि लॉजिक की शुरुआत यहीं से होती है। देखिए, इसको मैं और ज़्यादा टेक्निकली बताता हूँ कि 2 संख्याओं का मतलब एक संख्या हो गई 10, दूसरी संख्या हो गई 20, तो दोनों में से बड़ी संख्या क्या हो गई? 20 हो गई। यही होता है ना। या अपन एक संख्या लेते हैं 50, दूसरी संख्या लेते हैं 40, तो इन दोनों में से बड़ी संख्या क्या हो गई? 50 हो गई। ये जो मैंने एग्जाम्पल बताया, ये आपके समझने के लिए बताया कि अपन मेमोरी स्पेस के साथ क्या करने वाले हैं। यहाँ जैसे मैंने एक लिया ए, दूसरा लिया बी, तो इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? आइदर ए और बी, मतलब या तो ए आएगा या फिर क्या आएगा? बी आएगा। इन दोनों में से ही एक संख्या आएगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सी रिजल्ट आ रहा हो। वहाँ जबकि अपन 2 नंबर जोड़ रहे थे तब अपने पास पॉसिबिलिटी थी कि जैसे मैंने 10 लिया, 20 लिया, तो 30 आ रहा था, जो इन दोनों से अलग था। लेकिन कभी भी जब अपन 2 संख्याओं में से बड़ी संख्या को प्रिंट करेंगे तो या तो पहली संख्या बड़ी होगी या फिर दूसरी संख्या बड़ी होगी, आइदर ए रिजल्ट और बी रिजल्ट। तो इट मीन्स अपने को कितनी वैल्यूज इनपुट करवानी पड़ेगी या कितनी वैल्यूज अपन मेमोरी स्पेस के रूप में लेंगे? 2 ही लेंगे, न कि 3। चलो वो मैंने डिफाइन कर दिया, ए कोमा बी, ये 2 अपने मेमोरी स्पेस हो गए। मेमोरी स्पेस के बाद अपन सेकंड कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, इनपुट। इनपुट कैसे होगी या अपन क्या इनपुट करवाने वाले हैं? इनपुट का मतलब क्या होता है? जो यूजर देता है कंप्यूटर सिस्टम को, मतलब जिसके बेस पर अपना ये लॉजिक काम करेगा। लॉजिक का मतलब अपने को ये काम करना है कि 2 संख्याएं अपन देंगे, उनमें से बड़ी संख्या प्रिंट करनी है। देखो, जो मैंने क्वेश्चन में बोला उसी से स्पष्ट हो रहा है, अपन 2 संख्याएं देंगे। देने का मतलब क्या हुआ? इनपुट करवाएंगे। इसका मतलब वो 2 संख्याएं अपनी कौन कौन सी होंगी? ए और बी। यानी कि जितने अपन ने मेमोरी स्पेस लिए उतनी ही वैल्यू अपन इनपुट के रूप में दे रहे हैं। 2 वैल्यू अपन ने ली मेमोरी स्पेस के रूप में, ए कोमा बी, दोनों ही वैल्यू अपन ने इनपुट करवा दी। अब अपन इससे आगे बढ़ते हैं, प्रोसेसिंग, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न है इसका। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मैंने पहले ही बताया था कि यहां तक का काम तो सीक्वेंशियल के हिसाब से सेम चल रहा है। अब यहां क्या चेंज होगा? प्रोसेसिंग में अपन क्या करने वाले हैं? अपने को इन दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या पता करनी है। अब बड़ी संख्या ए भी हो सकती है और बी भी हो सकती है। अब देखो, उस बात पे चलते हैं अपन कि अपने पास कितने रिजल्ट आ सकते हैं? 2, या तो ए आएगा या बी आएगा। तो इन दोनों में से कोई भी संख्या बड़ी हो, उसके लिए अपन, यदि अपने पास 2 पॉसिबिलिटीज हो तो अपन इफ एल्स का यूज करेंगे। अब उसके लिए एक शर्त लिखेंगे अपन। क्या शर्त लिखेंगे? बिल्कुल सिंपल है। मैंने ये लिखा, ए इज लेस देन बी। आप इसको ए इज ग्रेटर देन बी भी लिख सकते हो। ये चीज मैटर नहीं करती है, मैटर करता है लॉजिक। ये कंडीशन है। अब देखो, कोई भी कंडीशन हो उसके हमेशा 2 ही रिजल्ट आते हैं। जैसे मैं यूं लिखता हूं 10 + 20, तो इसका मतलब क्या रिजल्ट आएगा? 30। ऐसा ही आता है ना हमेशा। अपन ने यहां क्या लिखा है? ए इज लेस देन बी, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। इस प्रकार के जो अपने रिलेशनशिप या रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं, जो संबंध बताने वाले होते हैं, उनके हमेशा 2 ही प्रकार के रिजल्ट आते हैं। उनको अपन बोलते हैं ट्रू और फॉल्स। मतलब ये जो कंडीशन है ये हमेशा बुलियन रिजल्ट देती है। मैथमेटिक्स की भाषा में अपन बोले, बुलियन का मतलब आइदर दिस कंडीशन इज ट्रू और दिस कंडीशन इज फॉल्स। ये डिपेंड किसके ऊपर करेगा? इन वैल्यूज के ऊपर। अगर अपन ने ए का मान छोटा दिया है, बी का मान बड़ा दिया है, तो इसका मतलब कंडीशन सही। अगर अपन ने उल्टा किया है, ए का मान बड़ा दिया है, बी का मान छोटा दिया है, तो मतलब कंडीशन गलत।
अपना ये चीज़ मैटर नहीं करती है, अपनी मैटर क्या करेगी, अपने को दोनों ही केसेस को कंसीडर करना है। मतलब ए का मान छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, अपने लिए वो चीज़ मैटर नहीं करती है। अपने को लॉजिक बनाना है, चाहे ए का मान कुछ भी हो, अपन ये चाहते हैं कि इनमें से बड़ी संख्या अपनी प्रिंट हो जाए। तो उसके लिए अपन इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, जैसे मैंने वहाँ बताया था, रिजल्ट के इसके आने की संभावनाएं दो ही है, आइदर ट्रू और फॉल्स। अगर कंडीशन ट्रू है, सही है, तो इन दोनों में से बड़ी संख्या क्या होगी हमेशा। देखिए सोचिए, a इज लेस देन b और ये कंडीशन सही है, सही होने का मतलब बड़ी संख्या क्या होगी, ये वाली b। मतलब क्या आउटपुट आए उस केस के अंदर, b आउटपुट आए। अदरवाइज का मतलब ये कंडीशन फॉल्स है, फॉल्स होने का मतलब क्या हुआ, इन दोनों में से बड़ी संख्या हो गई a, यानी कि फॉल्स के केस में अपने पास जो आउटपुट आएगा वो हमेशा क्या आएगा, a। ये अपना एक रफ लॉजिक हो गया। रफ लॉजिक का मतलब अपन ने दो कंडीशन, दो जो वैल्यूज है उनमें से बड़ी संख्या प्रिंट करने के लिए अपन जो काम करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे, दो मेमोरी स्पेस लेंगे, उन दोनों के अंदर वैल्यू इनपुट करवाएंगे, फिर अपन कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन का मतलब ये वाली कंडीशन, अगर ये कंडीशन सही है तो आउटपुट आएगा b, अगर ये कंडीशन गलत है तो आउटपुट आएगा a। ये अपना रफ सिनेरियो हो गया। देखो हमेशा जब भी एल्गोरिथम बनाओ सबसे पहले इन चीज़ों को लिखिए। अब अपन आगे बढ़ते हैं कि इसका फेयर कैसे करते हैं। फेयर का मतलब इसको एल्गोरिथम में कैसे लिखेंगे। बिल्कुल सिंपल है एल्गोरिथम में लिखना कि सबसे पहले अपन एल्गोरिथम में लिखते हैं नाम। अपन कई बार लगातार लेक्चर में रिपीट करते जा रहे हैं, नाम के लिए कोई रूल होते हैं वो क्या होते हैं, बड़े अक्षरों में बिना स्पेस के, छोटा और सार्थक। जैसे मैंने लिखा प्रिंट लार्ज वैल्यू, बड़ी वैल्यू को प्रिंट करना है, बड़े अक्षरों में बिना स्पेस के, बिना कोमा के, छोटा और सार्थक अपन ने लिख दिया। इसके साथ जो अपन लिखते हैं वो होते हैं पैरामीटर्स या आर्गुमेंट, जितने मेमोरी स्पेस अपने को चाहिए। अपन अगर साधारण भाषा की बात करें तो अपन ने वो लिए थे 2, उनको हमेशा लिस्ट फॉर्मेट में लिखते हैं इस तरीके से, इस प्रकार के लेटर्स के अंदर लिखते हैं, कैपिटल लेटर्स में, छोटे ब्रैकेट में, लिस्ट के फॉर्मेट में। और नीचे अपन डिफाइन करते हैं ए अपन किस पर्पज़ के लिए लिया है, ए अपना फर्स्ट नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले नंबर को दर्शा रहा है, कोमा बी अपना सेकेंड नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकेंड नंबर को शो कर रहा है। ये अपना काम हो गया नेम और आर्ग्यूमेंट्स का, मतलब नाम और जो अपन ने आर्ग्यूमेंट्स लिए हैं वो। अब देखिए मेमोरी स्पेस का काम पूरा हो चुका है। अब अपन आते हैं पहले स्टेप की तरफ, इनपुट, जो अभी अभी अपन ने डिस्कस किया। स्टेप 1 इनपुट अपन ने अभी डिस्कस किया है कि 2 वैल्यूज करवानी है। कौन कौन सी 2, ए के लिए भी और बी के लिए, यानी कि फर्स्ट नंबर भी और सेकंड नंबर भी। अब इनपुट के लिए क्या नियम है, अपने पास 3 स्टेटमेंट हैं, इनपुट, रीड और एंटर, जो मर्जी आप लिखो। जैसे अपन ने लिखा रीड, छोटे अक्षरों में कोलन्स के साथ, ये नियम है। कौन कौन सी वैल्यू अपने को इनपुट करवानी है, ए कोमा बी, कैपिटल ए कोमा कैपिटल बी। ये अपना फर्स्ट स्टेप हो गया इनपुट का। उसके बाद आता है सेकंड स्टेप, प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में क्या था, रफली अपन ने किया था कि एक कंडीशन लिखेंगे अपन। कौन सी कंडीशन लिखेंगे, ए इज लेस देन बी। ये अपन लिखेंगे इफ एल्स के द्वारा, क्योंकि इसके अंदर 2 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। इफ ए इज लेस देन बी देन, देखिए आराम से अपन इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ही समझ में आ जाएगी ये चीज। यदि ए इज लेस देन बी है तो, अगर ये है, ये होने का मतलब ये सही है, तो क्या चीज आउटपुट आएगी अपनी, कंडीशन शर्त अपनी सही होने की संभावना में हमेशा क्या आउटपुट आता था, बी। एल्स का मतलब होता है कंडीशन गलत होना, अन्यथा का मतलब ये कंडीशन गलत है, गलत होगा तो क्या राइट करेगा, इसका ऑपोजिट यानी कि ए। और एंड इफ का मतलब ये वाला ब्लॉक जो अपन ने लिखा था वो अपना कंप्लीट होता है, यहाँ पर ये अपना काम कंप्लीट हो गया। और लास्ट स्टेप जो होता है जिससे अपना टर्मिनेशन बोलते हैं, वो होता है एंड या एग्जिट, बड़े अक्षरों में। इस तरीके से अपन ये स्टेटमेंट या एल्गोरिथम लिखते हैं, 2 संख्याओं में से बड़ी संख्या प्रिंट करना।
ये बिल्कुल सिंपल है, मेमोरी स्पेस डिफाइन किया, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। अब इसमें जो समझने वाली बात है वो ये है, ये बिल्कुल सिंपल है। ये पूरा का पूरा मैं आपको एक बार रफली बताता हूं कि ये पूरा का पूरा जो है वो एक स्टेप है जिसके ये दो पार्ट हैं। इन दोनों पार्ट में ऊपर वाले पार्ट को अपन बोलते हैं इफ, नीचे वाले पार्ट को अपन बोलते हैं हमेशा एल्स। ये इन दोनों को अपन यूं कह सकते हैं कि अल्टरनेटिव है, पैरेलल है, या तो ये काम करेगा या फिर ये काम करेगा। इन दोनों में से कभी भी दोनों काम नहीं करेंगे, हमेशा एक ही काम करेगा। कौन सा काम करेगा वो डिपेंड करता है इस कंडीशन के ऊपर। अगर ये कंडीशन सही पाई जाती है तो हमेशा वैल्यू या हमेशा इफ वाला ब्लॉक या इफ वाला काम करता है। अगर ये कंडीशन गलत पाई जाती है तो हमेशा एल्स वाला काम करता है, इफ काम नहीं करता है। मतलब कंडीशन सही होने पर इफ वर्क करेगा, एल्स वर्क नहीं करेगा। कंडीशन गलत होने पर एल्स वर्क करेगा, इफ वर्क नहीं करेगा। ये अपना रेगुलर सिनेरियो है। अब इसको अपन कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे मैं इसको रन करके बताता हूं। जैसे ही अपन ने ये लिखा, इसका मतलब कंप्यूटर की मेमोरी में दो स्पेस अपने पास क्रिएट हो गए। किस किस नाम से? एक ए के नाम से क्रिएट हो गया, दूसरा बी के नाम से क्रिएट हो गया। जैसे ये वाली स्टेटमेंट आई, इसका मतलब अपने पास, जैसे ये सपोज अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन है, यहां पर कर्सर अपना ब्लिंक करना शुरू कर देता है, मतलब अपने से इनपुट मांग रहा है। कोई भी दो वैल्यू अपन देंगे, एक ए के लिए, एक बी के लिए। सपोज मैंने वैल्यू दी 10, एंटर दबाया, दूसरी वैल्यू दी 20 और एंटर दबाया, तो 10 वैल्यू ए में स्टोर हो गई, 20 वैल्यू बी में स्टोर हो गई, इस स्टेप के माध्यम से। अब अपना जो मेन चीज समझना है वो अपना स्टेप 2 है। स्टेप 2 कैसे काम करेगा? मैंने बताया कि इन दोनों में से एक ही ब्लॉक काम करेगा। किस पे डिपेंड करता है? इस कंडीशन पे, a इज लेस देन b, ये वाली कंडीशन, यानी कि 10 इज लेस देन 20, ये कंडीशन चेक होगी। अब ये बताइए ये कंडीशन सही है या गलत है? 10 इज लेस देन 20, 10 हमेशा लेस देन 20 होता है, मतलब कंडीशन सही है। सही होने पे मैंने बताया कि कौन सा रन करेगा? इफ रन करेगा तो क्या चीज आउटपुट करेगा? बी का मतलब क्या वैल्यू आउटपुट होगी? 20। ये काम नहीं करेगा, सीधा एग्जिट। ऑपोजिट होता, सपोज अपन ए के अंदर वैल्यू देते 40, तो इसमें भी 40 स्टोर होता। 40 इज लेस देन 20, ये कंडीशन चेक होती है उस केस में। 40 इज लेस देन 20 फॉल्स होता है। फॉल्स होने का मतलब ये वाला काम नहीं करेगा, सीधा एल्स पे जाता। एल्स का मतलब क्या चीज आउटपुट करवाता? ए की वैल्यू। ए की वैल्यू का मतलब यहां पर आता 40, फिर एग्जिट। मतलब अपने को इस तरीके का सिनेरियो क्रिएट करना है, चाहे जो मर्जी रिजल्ट आए, हमेशा वैल्यू बड़ी ही आउटपुट होगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है लॉजिक, और ये वाला पर्टिकुलरली एग्जांपल भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या अपन कैसे प्रिंट करते हैं। तो इसको बिल्कुल ढंग से समझना है। अगर कोई भी चीज़ आपके समझ में नहीं आती है, लॉजिक का कोई भी पार्ट समझ में नहीं आता है, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।